हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये क्लास 9th की वर्कशीट 8 सेशन 2021-22 सब्जेक्ट साइंस विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, ये पहली वर्कशीट में भी दिया गया था। चलिए जान लेते हैं इसको। आपतित किरण व अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के इक्वल होता है। यह परावर्तन के नियम में से एक नियम है, ये फर्स्ट नियम है। कैसे, थोड़ा सा जान लेते हैं हम। देखिए, सपोज ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये बीच में नॉर्मल लाइन है, अभिलंब है ये वाला। अब इसके बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ये वाला आर, यानी कि परावर्तन कोण कहलाता है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहले भी वर्कशीट में हमने जाना था। तो ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये 45 है, दूसरा भी 45 ही होना चाहिए। चलिए थोड़ा इसको आगे जान लेते हैं। और दूसरा नियम यही था कि आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होने चाहिए। ये दूसरा नियम है इसका। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट में क्या बताया गया है कि किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगाइए। ठीक है जी, एक मेज है या ड्राइंग बोर्ड, जो लैब में प्रयोगशाला में मिलते हैं, ड्राइंग बोर्ड। अच्छा, शीट लगा दी हमने वाइट पेपर की। एक कंघा लीजिए और इसके बीच में एक दांते को छोड़कर सभी खुले स्थानों को बंद कर दीजिए। ठीक है, इस कार्य के लिए आप काले कागज़ की एक पट्टी प्रयोग कर सकते हैं। कंघे की कागज़ की शीट के लंबवत पकड़िए। एक टॉर्च की सहायता से कंघे खुले स्थान पर एक ओर से प्रकाश डालिए। टॉर्च कंघे के थोड़े समय जुड़ने के पश्चात आप कंघे की दूसरी ओर कागज़ की शीट के अनुदिश प्रकाश की किरण देखेंगे। ठीक है, कंघे तथा टॉर्च को इस स्थिति में रखिए कि प्रकाश किरण गमन पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टिका रखिए। ठीक है, रख दी। आप क्या देखते हैं, दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आप पेंसिल की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति, आपतित और परावर्तित किरणों के दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। ठीक है, दर्पण तथा कंघे को हटाइए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किया गया है वो टकराती है, तो आपतित किरण दर्पण से टकराती है, उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। ठीक है, नॉर्मल लाइन। आपतित किरण व अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, जैसे कि हमने ऊपर समझा है। परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। अब इसको प्रैक्टिकली हम करते हैं। देखिए, थोड़ा हम समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि हमने एक कॉम्ब लिया। इसको हम थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं। चलो यहीं पे लेते हैं, कॉम्ब हमने लिया है। ठीक है, ये इसके हमने दांते बनाने की कोशिश कर रहे हैं कॉम्ब के। अब यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि एक दांते को तोड़ देना है। तो चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये दांते को हमने हटा दिया, एक दांते को हमने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर हमारी कोई टॉर्च है, टॉर्च हमने ली है। इससे प्रकाश सब जगह जा रहा है। जो दांता हमने
ये इसका स्विच है, स्विच ऑन कर दिया हमने। तो यहाँ से प्रकाश जब पड़ेगा और यहाँ पे हमने समतल दर्पण की पट्टिका रख दी है, तो प्रकाश इस पर पड़ा और वो परावर्तित होकर दूसरी दिशा में चला गया। तो यहाँ बीच में क्या बना, अभिलंब। ठीक है, तो ये लाइन आपको खींचनी है और 90 डिग्री का यहाँ कोण बनाना है। तो ये जो आपतित किरण, ये वाली आपतित किरण है, इसके अभिलंब के बीच बना कोण आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण आर कहलाएगा, क्योंकि आई इजकल टू आर, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होती है। अगर ये टोटल 90 डिग्री है तो ये डिवाइड हो जाएगा किस में, 45 प्लस 45। ठीक है, अब थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी कह रहा है वर्कशीट में कहा बताया गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण को मापिए। इस क्रियाकलाप को आपतन कोण परावर्तित करके कई बार दोहराइए, प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए। देखिए सीरियल नंबर मान लिया 1 2 3 हमने ये लिया है, 1 टाइम में हमारा 45 आया है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आर भी 45 ही आना चाहिए। ये 35 अगर आया है तो ये भी 35 ही आना चाहिए, है ना। ये बी अगर 50 आया है तो ये भी 50 ही आना चाहिए। इस तरह से आप प्रेक्षण कर सकते हैं, सारणी बना सकते हैं। देखिए विशेष नोट क्या बता रहा है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन के नियमों में से एक है। ये तो है ही एक नियम। दूसरा नियम आपको बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होने चाहिए। अगर ये ऐसे हो रहा है और आपतित किरण ये आ रही है, अभिलंब ये बना है और परावर्तित किरण यहाँ से दिखा रहे हैं, तो ये गलत है, ये परावर्तन के नियम नहीं है। तो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, सही विकल्प को छांटे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेल गुड, राइट। नेक्स्ट कह रहा है इफ द रिफ्लेक्टेड रेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द इंसिडेंट रेज देन द वैल्यू ऑफ एंगल, अभी हमने इसको किया ही था, 90 डिग्री है तो वो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट जो रेज है उसके बीच कितना कितने का कोण बनेगा वो आप कर लेंगे। आप जानते हैं कि समतल दर्पण पर किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यदि दो समतल दर्पण को संयोजन में उपयोग करें तो क्या होगा, आइए देखें। क्या आप इस स्पष्ट कर सकते हैं कि केश प्रसाधन यानी कि हेयर ड्रेसर की दुकान में आप अपना चेहरा देख रहे हैं, तो पीछे सिर का भाग भी अगर आपको देखना है, पीछे बाल देखने हैं, तो एक दूसरे से किसी कोण पर दर्पण को रखा जाता है कि प्रतिबिंब बनने की धारणा को उपयोग कैलाइडोस्कोप। तो अगर दर्पण आमने सामने हमने रख दी, बीच में कोई वस्तु रख दी, तो वो बन गया कैलाइडोस्कोप। जिससे आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है, मतलब अलग अलग तरह के। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे मतलब ये कोई दर्पण है, मिरर है, समतल दर्पण एक यहाँ लगा दिया हमने, कोई वस्तु बीच में रखी है, ठीक है, और एक दर्पण यहाँ भी हमने लगा दिया और एक दर्पण यहाँ भी हमने लगा दिया, ठीक है। और इस तरह से ये इसका अच्छा, बहुत अच्छा पैटर्न इस आकृति का इन सब में बन जाएगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्ट यहाँ होगा, यहाँ से फिर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये कई विविध बहुत अच्छा पैटर्न बन जाएगा। ये कैलाइडोस्कोप इसे आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, आप स्वयं भी एक कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं। कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ लीजिए। इससे बड़ी भी ले सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं है। इन्हें चित्र में दर्शाएं अनुसार एक प्रिज्म की आकृति में जोड़िए, ठीक है। एक ऐसी डिस्क बंद कीजिए जिसके भीतर दृश्य देखने के लिए छिद्र बनाओ। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वर्गाकार प्लेट दर्पण को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। आपका कैलाइडोस्कोप तैयार है। इस छिद्र से झांकते हैं तो आपको यूट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं, अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं। कैसे आपने ट्यूब बना दिया, ये कोई ट्यूब इसने ले ली है, इसमें देखो ये गिलास लगाया है, मिरर लगाया है, यहाँ मिरर लगाया है, इसे चारों तरफ मिरर इसने लगा दिया है। इस ट्यूब में घिसे हुए कांच की प्लेट, एक कांच होता है, घिसा हुआ कांच, मतलब स्केच पड़ा हुआ जो कांच होता है, उसको यहाँ लगा दिया। तो
कांच के रंगीन टुकड़े कुछ इसमें रख दिए हमने, और इस छिद्र से जब हम देखते हैं डिस्क से, तो हमें इसकी बहुत ही सुंदर पैटर्न नज़र आता है। ठीक है जी, और ये कलाइडोस्कोप आपका तैयार हो गया है। नेक्स्ट, आपने क्या सीखा? प्रश्नों और समस्याओं के उत्तर दो। ठीक है, व्हाट हैव यू लर्न, आपने क्या सीखा है? तो उसके आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं और अपने सर मैम से चेक कराने हैं। दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। ठीक है, प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाला परावर्तित किरण बनाइए। ये यहाँ पे बना रखा है, देखिए इसने, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं चित्र को। देखिए चित्र बना है, ये दर्पण है, ये भी दर्पण है। बाहर की ओर इसमें पॉलिश करी हुई है, अंदर का भाग इसका परावर्तन करेगा। अब ये क्या है? आपतित किरण है, आने वाली किरण ये। ठीक है, ये इंसिडेंट वो नॉर्मल लाइन है। तो ये जो परावर्तित किरण है वो यहाँ जाएगी ना, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आई है तो ये आर बनेगा। ठीक है, चलिए इसको आगे हम समझते हैं, आगे क्या दिया है। देखिए, तनित डोरी अथवा वायु स्तंभ पर आधारित वाद्य यंत्र जैसे इकतारा आदि की क्रियाविधि सीखना। इकतारा आपने देखा ही होगा, गिटार टाइप का जैसे। तो उसकी एक्टिविटी 3 दी है। क्या दिया है? एक कागज़ या थर्माकोल का कप लें, ये तो आपने चाय अक्सर पीते रहते हैं इसमें। लगभग 30 सेंटीमीटर लंबाई की डोरी एक किनारे पर गांठ लगाइए। ठीक है, बांध दी हमने उस कप में, ऐसे बांध दी है। अच्छा, कप के नीचे की तरफ ठीक बीच में एक छिद्र कीजिए, नीचे की ओर यहाँ छिद्र कर देना है। डोरी को कप के छिद्र में से निकालिए। डोरी की गांठ डोरी को कम से कम बाहर आने से रोकेगी। अंगूठे के नाखून से डोरी को दबाते हुए नीचे की तरफ खींचिए। आपको एक जोर से शोर करती हुई आवाज़ सुनाई देगी। क्यों? अब इसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण है कंपन। कप एक रिक्ति की भांति कार्य करता है। यह रिक्ति ध्वनि में कई गुना वृद्धि करती है। रिक्ति के अंदर ध्वनि, यानी कि कप खाली है ना, तरंगे रिक्ति की दीवारों पर प्रहार करती हैं, वापस लौटती हैं, एक दूसरे को अधिक मजबूत करती हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र डोरी की सहायता से ध्वनि उत्पन्न करता है? घड़ा, घड़े में तो होती है डोरी, तबले में नहीं होती, बांसुरी में नहीं होती, किस में होती है? इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ध्वनि एक प्रकार से क्या है? कार्य भी नहीं है, बल भी नहीं है, ये नहीं है, ऊर्जा बिल्कुल। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इकतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? डोरी वाला है, झिल्ली वाला है, हवा वाला है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? इकतारा, इसको आप देखेंगे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, उपरोक्त गतिविधि को विभिन्न प्रकार की डोरियों, उदाहरण नायलॉन, रुई, कपास, जूट, प्लास्टिक, पॉलिस्टर आदि की सहायता से कीजिए। प्रत्येक स्थिति में ध्वनि की प्रबलता, यानी कि ध्वनि अधिक है या कम, उसको हमने परीक्षण करना है। विभिन्न पदार्थों की डोरियाँ निकली ध्वनियों को उनकी प्रबलता घटते क्रम में निकलना है, मतलब सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, किस डोरी की ध्वनि में ये सुनाई देती है। इसका बी पार्ट है, लगभग समान आकृति के किंतु विभिन्न पदार्थ, उदाहरण कागज़, प्लास्टिक, एल्युमिनियम आदि के कप लीजिए। ठीक है, अलग अलग कप लेने हैं, मतलब कप वस्तु तो एक ही है, उसके पदार्थ अलग अलग पदार्थ से बनी हुई है। जैसे कप किस किस का है? कागज़ का लेना है, प्लास्टिक का लेना है, एल्युमिनियम का लेना है। प्रत्येक स्थिति में ध्वनि की प्रबलता का परीक्षण कप के पदार्थ के अनुसार प्रबलता के बढ़ते प्रभाव में कीजिए। तो ये लिखना है, सबसे कम किस में है? कागज़ वाले में, फिर उससे ज़्यादा किस में? प्लास्टिक में या एल्युमिनियम में? किस में ध्वनि की प्रबलता अधिक होती जाएगी? प्रबलता मतलब किस में ध्वनि अधिक सुनाई देगी। अब देखिए, थोड़ा सा एक्टिविटी 4 को हम समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक मध्यम मजबूती की प्लास्टिक की स्ट्रॉ लीजिए। स्ट्रॉ लेनी है, स्ट्रॉ आप जानते हैं। इसके एक किनारे का दबाकर समतल कीजिए। दबा दिया हमने, उसको पुश कर दिया। समतल किनारे के दोनों तरफ से
तिरछे काटकर वी आकार प्राप्त कर लीजिए। जैसे ये हमने बनाया हुआ है, वी आकार का एक भाग कंपन करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा। वी आकार वाले भाग को अपने मुंह के अंदर डालकर जोर से फूंके, आवाज़ सुने, लगातार फूंकते रहें और स्ट्रॉ को काट कर छोटा करते जाएं। जैसे इसमें दिखाया गया है चित्र में कि स्ट्रॉ बजा रहे हैं और कैंची से वी साइड से हम बजाएंगे, काटेंगे दूसरी साइड से, तो छोटा करते जाएंगे। अब ये देखना है कि ध्वनि अधिक बड़ी बांसुरी में आवाज़ सही आती है, छोटी में सही आती है। अच्छा, तो आप अलग अलग लंबाइयों के साथ अलग अलग ध्वनियों को प्राप्त करेंगे। इस गुणों का प्रयोग बांसुरी बनाने में किया जाता है। बांसुरी भी इस तरह से बनती है भैया। तो ये देखिए आप, ये क्या कह रहे हैं, उस पदार्थ का नाम बताइए जो बांसुरी में कंपन कर ध्वनि उत्पन्न करता है। तो क्या होगा उस भाग का नाम? देखिए, बांसुरी में ध्वनि में कंपन उत्पन्न होता है ना, छिद्र होते हैं। ठीक, ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती कहाँ से? ठोस से, द्रव से, गैस से। तभी ध्वनि को गुजरने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। माध्यम कहाँ नहीं होता? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉ की लंबाई के घटते के साथ साथ ध्वनि की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब बांसुरी है, अब बांसुरी को हम छोटा करते जा रहे हैं, ध्वनि घटेगी बढ़ेगी, क्या होगी, है ना। वैसे तो ये जो इसके छिद्र होते हैं, इनके बड़ा और छोटा करने से ही ध्वनि पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, स्ट्रा का कौन सा भाग कंपन कर ध्वनि उत्पन्न करता है? ये हमने अभी आपको बताया ही है। वी आकार वाले भाग के विपरीत छोर से फूंकने पर क्या ध्वनि सुनाई देगी? भाई वी आकार जैसे हमने काट रखा है उसको समतल करके उधर से ध्वनि सुनती है, दूसरी ओर से तो आप बजा के देखना बांसुरी। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम मिले, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, वो नई क्लास, किसी क्लास की किसी और लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आप सर मैम से अपने इन क्वेश्चंस को करके। थैंक यू।